नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए आज बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी की। चलिए तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में आज से गणेशोत्सव की धूम रहेगी। गाजे बाजे के साथ बप्पा घर घर विराजेंगे। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र और उपनयन से सजाया जाता है। उनके विधिवत पूजा व आरती की जाती है। गणेश उत्सव का यह त्यौहार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। 10 दिनों तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। वहीं गणेश पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना का दौर भी चालू है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में उत्साह का माहौल है। यह माहौल अगले 10 दिनों तक होगा। चलिए तो अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। नागपुर के मंदिर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी गणेश उत्सव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। तो 10 दिनों तक अब गणेश उत्सव की धूम रहेगी, लेकिन इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए गणेश पूजन और स्थापना किया जा रहा है। बात अगर मुंबई की करें तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गणपति महोत्सव के मौके पर धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंडालों में जाने पर रोक लगा दी गई है। गणपति बप्पा के सिर्फ ऑनलाइन दर्शन हो सकेंगे। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव पर कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। पंडालों में भीड़ जमा न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। चलिए तो भगवान गणेश आज घर घर विराजेंगे। भक्तों में खासा उत्साह गणेश उत्सव को लेकर। आज पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा आज स्थापित की जाएगी। सुबह से ही भगवान गणेश की भक्ति में लोग लीन हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना का साया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूजा अर्चना इस साल भी की जाएगी। गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो आज भगवान गणेश घर घर विराजेंगे और अगले 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। और कोविड नियमों के साथ भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। चले तो देपालपुर के समीप आगरा गांव में रहने वाले अंगूर बाला नागर पर्यावरण संरक्षण को लेकर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाती हैं। वो खुद गौमूत्र, गोबर व पंचामृत से गोबर की गणेश प्रतिमा का निर्माण सालों से करती आ रही हैं। और न सिर्फ वह खुद इन मूर्ति को स्थापित करती हैं, बल्कि अपने परिजन और रिश्तेदारों को भी यही मूर्तियां बैठाकर स्थापित करने की सलाह देती हैं, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। नागर का कहना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के कारण पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जरूरी है कि घरों में इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं को विशेष रूप से गोबर, गौमूत्र, दूध, दही व काली मिट्टी को मिलाकर बिना साँचे के हाथों से ही तैयार किया जाता है। ये मूर्ति मैं 8-9 साल से बना रही हूँ। गौमूत्र, गोबर, मिट्टी और पंचामृत इन सभी को मिक्स करके ये मूर्ति को बनाती हूँ। और वो बाजार की मूर्तियों में केमिकल होता है, इसलिए वो हानिकारक है, प्रदूषण फैलाता है। इसलिए हमें घर पे ही मूर्ति बनानी चाहिए। चले तो इको फ्रेंडली
ये गणेश की प्रतिमा और पर्यावरण को बचाने एक अनुकरणीय यह पहल। चलिए बढ़ते आगे, देखते कुछ और खबरें। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत आज की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टरों के बीच एमओयू होगा। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर विलास ए तोनापी और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयाकर राव ऑनलाइन जुड़ेंगे। देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूह और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिले के कलेक्टर वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। चलिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 10 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्ग संभाग द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल होंगे। रायपुर में बीजेपी प्रदेश संगठन की बैठक होगी। बैठक में संगठन की रणनीति पर चर्चा होगी। बस्तर शिविर के बाद निकले निष्कर्ष पर रणनीति बनेगी। प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कल ही आपको बता दें कि दिल्ली से पूर्व सीएम रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक लौटे हैं। दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद आज बैठक चिंतन शिविर से उपजे निष्कर्ष के आधार पर आगामी दिनों में कार्यक्रम होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देवसाय, पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल होंगे और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल होंगे। चलिए बढ़ते आगे, भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रशासन ने रात तक जूडा को हड़ताल खत्म करने को कहा है और हड़ताल खत्म नहीं होने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। जूडा के 22 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। जेएमएस प्रबंधन ने हॉस्टल खाली करने का भी नोटिस दिया है। रात तक हड़ताल वापस नहीं तो एफआईआर होगी। हड़ताल वापस नहीं होगी, जूडा ने यह साफ तौर पर कह दिया है। तो जूडा की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है। 22 पदाधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। चलिए भोपाल से अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर सियासत जारी है। कांग्रेस आज प्रदेश भर में आभार यात्रा निकालेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आभार जताएंगे। यात्रा को हरी झंडी आज कमलनाथ दिखाएंगे। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की यात्रा को हरी झंडी आज दिखाएंगे। यात्रा में कमलनाथ सरकार की उपलब्धि जनता को बताएंगे। चलिए भोपाल से खबर, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। प्रकोष्ठों की प्रदेश के सभी जिलों में सक्रियता बढ़ाने सहित उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चलिए बढ़ते आगे, और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से विवेक पटेया हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो खबरों में क्या कुछ खास आज रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार आज से मिलेट मिशन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें बाजरा, रागी,
कोदो, कुटकी, तमाम प्रकार की जो फसलें रहती है इनके प्रोक्योरमेंट का भी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और बकायदा एमएसपी पे इसको खरीदी की जाएगी। साथ ही साथ जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अलग से जो किसानों को बेनिफिट मिलता है वो इन फसलों के किसानों को भी दिया जाएगा। हाँ, मिलेट मिशन के रूप में इसे लिया गया है और एक बहुत बड़ा अभियान इसे कहा जा सकता है राज्य में। इसके अलावा बात कर लें तो डोंगरगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, अपग्रेड किया गया उसको करोड़ों रुपए की लागत से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस का शुभारंभ करेंगे। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल रहेंगे। चर्चाएं की जाएंगी कि किस तरीके से आने वाले समय में प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी को छेड़ना है प्रदेश स्तर पर। इसमें सभी जिला अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, तो ये एक बड़ी खबर रहेगी। तो ये कुछ 3 खबरें हैं जिसमें लगातार जो भी अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, निश्चित रूप से स्टार अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। भोपाल का रुख करते विवेक के पास चलते। विवेक, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या कुछ खास रहेगा यहाँ खबरों में? मध्य प्रदेश में आज सबसे महत्वपूर्ण है, गणेश चतुर्थी का दिन है। सभी राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालयों में गणेश जी की स्थापना होगी। राजनेताओं के घरों पे गणेश जी की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गणेश प्रतिमा लेने के लिए बाजार जाएंगे, वहां से गणेश प्रतिमा लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय में गणेश प्रतिमा की स्थापना होगी। इसके अलावा हम राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, आज कांग्रेस के मोर्चे और प्रकोष्ठ विभाग, इसके साथ ही जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर होगी, जिसमें कमलनाथ मंडलम सेक्टर से लेकर पूरे जिले की रिपोर्ट लेंगे, उन प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा करेंगे और आगामी गतिविधियों पर जो है चर्चा करेंगे, कार्यक्रम पूछेंगे सभी प्रकोष्ठ से और अपने सुझाव भी देंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत हो रही है, उसमें आज कांग्रेस जो है जनता के बीच आभार यात्रा लेकर जाने की तैयारी में है। आज आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। ये आभार यात्रा कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग निकाल रहा है, जिसके संयोजक राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल है। सुबह 10:30 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 8 दिन तक यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएगी, जहां पर जनता को ये बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण कमलनाथ की सरकार ने दिया और अब बीजेपी की सरकार ने इसको लटकाया, बीजेपी की सरकार ने ओबीसी के साथ धोखा किया। ये तमाम संदेश देकर जनता को ये बताएंगे कि ओबीसी के सच्चे हिमायती कांग्रेसी है, कांग्रेस की सरकार रही है और ये ओबीसी की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही है। तो आज से कांग्रेस आभार जताने के लिए जनता के बीच में निकलने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज कई विभिन्न शासकीय बैठकों में शामिल होंगे। इसके अलावा गणेश पूजन अपने निवास पर करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे। चलिए विवेक, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज ने महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की है। मध्य प्रदेश को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मिलेगा। डेंगू, चिकनगुनिया का इलाज आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है। सीएम शिवराज ने महाअभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। प्रतिदिन कम से कम 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित करें। 17 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन में जिन जिलों की उपलब्धि 70% से कम है, वहां के कलेक्टर्स और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर समीक्षा होगी। चलिए भोपाल से खबर, जहां 15 सितंबर से सभी कॉलेज विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। 100% स्टाफ, 50% छात्रों के साथ कॉलेज खुलेंगे। शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। तो 15 सितंबर से सभी कॉलेज विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। कर्मचारी सभी पहुंचेंगे। 100% स्टाफ और 50% छात्रों के साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलेंगे। शिक्षक और छात्रों को कोरोना की पहली डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। उच्च शिक्षा विभाग 15 सितंबर से कॉलेज खोलने जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हम नए सत्र में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो और कोविड का नियम का पालन हो, इस तरह से विभाग अपने गतिविधि बढ़ाने जा रहा है। कोविड के संख्या के 50% के आधार पर ही हमारी गतिविधि प्रारंभ करेंगे।
चलिए बढ़ते आगे। भिंड के एक युवा ने पूरे जिले के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। दरअसल भिंड के अनिकेत चौहान का हंगरी की डेब्रेसेन यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर दाखिला हुआ है। वैसे विदेश में पढ़ने के लिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज देना जरूरी होता है, लेकिन अनिकेत ने भावुक होकर अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए प्रशासन से ऑनलाइन टेस्ट लेने का निवेदन किया। उसमें एक भी जगह गलती पाई जाए तो उसे हटा दिया जाए। अनिकेत ने इस निवेदन को स्वीकार किया और 5 सदस्यों की कमेटी ने ऑनलाइन टेस्ट लिया। ऑनलाइन टेस्ट में अंकित ने अपनी काबिलियत के दम पर प्रशासन को इतना प्रभावित किया कि उसे डेब्रेसेन यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब हंगरी सरकार उठाएगी। अनिकेत की सफलता पर उसके परिवार के साथ ही उसके स्कूल और पूरे जिले के लोगों में खुशी का माहौल है। मेरी उनसे ये अपील है कि वो मेरा इंटरव्यू ले, और इंटरव्यू में अगर कोई एक भी गलती आती है, अगर मैं एक भी जगह अगर झिझकता हूँ या रुकता हूँ, तो यूनिवर्सिटी के पास पूरा अधिकार है, तो वहाँ इंटरव्यू पूरा का पूरा रद्द कर देता है। इंटरव्यू लेने के बाद मुझे ईमेल आता है कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया। और ये पहली बार था कि मैं भिंड से निकलकर दिल्ली अकेले ट्रेन लेकर मैं खुद गया था वीज़ा लेने के लिए। परिवार के सारे लोग और मैं समझता हूँ कि हमारा छोटा सा है, उसके भी सारे जो बुद्धिजीवी उनको भी अच्छा लगा है कि हमारे इस छोटी से शहर से कोई बच्चा। चलिए बढ़ते आगे। 2 दिन के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उनके कई कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है। सभी से छत्तीसगढ़ के विकास और सूखे की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 75 से 80 तहसील सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति की चिंता होनी चाहिए और किसानों की मदद के लिए कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं खरीदे जाने के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र अपनी जरूरत के हिसाब से चावल लेती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन में परिवर्तन के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि विशेष परिस्थिति को छोड़कर हमेशा निर्धारित कार्यकाल तक कोई परिवर्तन नहीं होता। छत्तीसगढ़ संगठन में परिवर्तन की बातें जो है लगातार सामने आ रही है। परिवर्तन तो कुछ लोग खाली बैठे बैठे इसको करते हैं। परिवर्तन क्यों? और हिंदुस्तान में किसी भी संगठन में, किसी भी प्रदेश में समानता एक बार चुनाव के बाद कोई परिवर्तन 5 साल या निर्धारित समय तक नहीं होता। कोई अति आवश्यक कोई विषय आ जाए तो ठीक है, मगर चर्चा चलाने में लोगों को मजा आता है, ठीक। चलिए, हड़ताल के 91 दिन दिवंगत पंचायत शिक्षकों की पत्नियों ने आत्मदाह की कोशिश की। शासन पर लापरवाही रवैये का आरोप लगाते हुए महिलाएं चीता बनाकर उस पर बैठ गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर महिलाओं को आग की चपेट में आने से बचा लिया। दिवंगत अनुकंपा नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 51 दिन से विधवा महिलाएं क्रमिक भूख हड़ताल पर 24 घंटे बैठे रहती हैं, लेकिन सरकार की ओर से एक भी व्यक्ति धरना स्थल पर नहीं पहुंचा, न ही हमारी मांगों को लेकर कोई चर्चा हुई। इसलिए अब हम अग्नि समाधान ले रहे हैं। हम लोग अग्नि समाधि ले रहे थे सर। हम लोग को आज हड़ताल पे बैठे 51 दिन हो गया है। शासन प्रशासन से हम लोग के लिए कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली से आई हैं महिलाएं, उसके साथ डांस करने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ की महिलाएं यहाँ 51 दिन से यहाँ बैठे पड़े हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। जब से सर गए हैं तब से हमारे पास आवे की स्थिति कुछ भी नहीं है, और यहाँ आए हैं तो हमारे बच्चे के आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे आज खाने के लिए तरस रहे हैं सर। हम उन्हें कपड़ा दे सकते हैं, न कापी पुस्तक। आज एडमिशन फीस नहीं पटाए हैं, बच्चों के स्कूल में अंदर जाने नहीं देते सर। चलिए बढ़ते, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी शहर सत्ता में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी, और इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण के लिए अभिमत मांगा है। इसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला सभी राज्यों से प्राप्त अभिमत के बाद केंद्र सरकार लेगी। नगरीय निकायों में आधी आबादी को बराबर की हिस्सेदारी देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पहल करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है छत्तीसगढ़। दरअसल केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों से
अभिमत मांगा था, जिस पर भूपेश कैबिनेट ने इसे लागू करने के पक्ष में अपनी सहमति दी। नगरीय प्रशासन विभाग अब विधिवत इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। प्रदेश में 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत मिलाकर 169 निकायों में 3260 वार्ड हैं। फिलहाल नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। इस लिहाज से महिला पार्षदों की संख्या 1076 है। 50% आरक्षण लागू होने पर 605 महिला पार्षद और बढ़ जाएंगे। निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू करने के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेताओं ने स्वागत किया है। 50% प्रतिनिधित्व करे के लाभ मिले के मार्ग प्रशस्त होए और एक बार मैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ये हम सब के लिए पहल की है कि 50% आरक्षण हमें प्राप्त हो। इसके पहले 2007 और 8 में रमन सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का निर्णय लिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। राज्य सरकार को अपनी कई योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। अब नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के 50% आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं। पूरी कैबिनेट की सहमति है कि नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के प्रति हमेशा से सजग रही है। प्रयोग को कहें या व्यवस्था को राजीव जी ने जब लागू किया था, उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उसके तहत अब नगरीय निकायों में भी ये माना जा रहा है कि महिलाओं को बराबर के मौके मिलने चाहिए। केंद्र की जो मंशा है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना, उनके संख्या में वृद्धि होगी, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा में 14 महिला विधायक, लोकसभा में 3 सांसद और राज्यसभा में भी 3 सांसद आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, लेकिन निकायों में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी सभी राज्यों से केंद्र सहमति लेगा। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय विधिवत कानून संसद में लाएगा। इसके पारित होने के बाद राज्य से लागू कर सकेंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।